हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का पार्ट वन। चलिए सबसे पहले हम इसके बेसिक्स कुछ देख लेते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतर न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। अगर हम संविधान के पार्ट्स की बात करेंगे तो इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में है, पार्ट 5 में है, अध्याय 4 चैप्टर 4 में है और आर्टिकल 124 से 147, आर्टिकल 124 से 147 में हमें सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है। बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है उसमें 5 चैप्टर हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर में हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, जिसमें हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इन सब के बारे में बात करते हैं। चैप्टर 2 है जो वो पार्लियामेंट से रिलेटेड है, और चैप्टर 3 है जिसमें ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है, यानी राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और चैप्टर 4 में है हमारा सुप्रीम कोर्ट, और चैप्टर 5 है जिसमें हम सीएजी की बात करते हैं। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के चैप्टर 4 में दिया हुआ है, और इसके लिए जो आर्टिकल सेपरेट है वो है 124 से लेकर 147 तक। अब कुछ बेसिक सी बातें हैं, पहले हम उनको जान लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स, बताया जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर में जो हमने अपनी जुडिशरी सिस्टम को अपनाया वो कैसा है, वो एकल न्यायिक व्यवस्था है। यानी इंडिया हैज अ यूनिफाइड जस्टिस सिस्टम। हमारे यहाँ यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है, एकल न्यायिक व्यवस्था। एकल न्यायिक का मतलब है कि इसमें सबसे अगर हम हाई पर देखेंगे तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, और उसके ही अंडर में आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ही आते हैं हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जिनको हम मुंसिफ न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो जो न्यायपालिका है इसकी हमने जो एकल प्रणाली ली है, यानी जो हमने सिंगल सिस्टम लिया है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। यहाँ मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे याद दिलाता हूँ। देखिए, हम याद रखेंगे कि जो 1935 का एक्ट है, 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इसी अधिनियम के द्वारा दोस्तों 1937 में, 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, फेडरल कोर्ट। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी फेडरल कोर्ट को जब हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान इम्प्लीमेंट हुआ, लागू हुआ, तो इसी फेडरल कोर्ट को कन्वर्ट कर दिया था हमने सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना? तो सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आता है 1950 में, 1950 में। इससे पहले 1935 के एक्ट के द्वारा 1937 में फेडरल कोर्ट को स्टेब्लिश किया गया था, जिसका ही मॉडिफाइड रूप सुप्रीम कोर्ट के रूप में हमारे सामने आता है। और इसका जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था वो 28 ऑफ जनवरी 1950 को हुआ था, यानी 28 जनवरी 1950 को हमारे सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन हुआ था। तो ये बेसिक से पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो हमारे यहाँ इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसा है, तो हम बताएंगे हमारे यहाँ एकल न्यायिक व्यवस्था है, यानी कि जो हमारे यहाँ कोर्ट है वो कैसा है, यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम के तहत लिया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28th ऑफ जन 1950। मैंने अभी आपको बताया कि इसका उद्घाटन जो है वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि ये अस्तित्व में कब आया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान ये अस्तित्व में आ गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अगर हम इसका ब्रीफ बैकग्राउंड देखेंगे तो आप देखोगे जो हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं उसके तहत 1774 में, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, और ये उस समय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण था। यानी विद द इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द ईयर 1773, द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता। ये हमें याद रखना है। और ये किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो ये 1774 में हुआ था, बाय द एक्ट ऑफ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। आगे बात करते हैं। भारत में एकीकृत न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, यानी इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम जो है, वो हम याद रखेंगे हमने कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है 1935 के एक्ट के द्वारा। और एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है कि जो हमारे यहाँ फाइनल अपीलेट कोर्ट है,
यानी अंतिम अपीलीय जो न्यायालय है, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। यानी अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और हाई कोर्ट से दिए हुए निर्णय से भी अगर हम संतुष्ट नहीं है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट लास्ट है, फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम कहीं अपील नहीं कर सकते। तो ये बात हमको याद रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अगर हम न्यायपालिका की संरचना की बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी इंडिया की बात करते हैं, तो वो कॉनिकल शेप में है, शंक्वाकार रूप में है। कैसा? तो देखिएगा, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे हम सबसे लो लेवल पे देखेंगे, सबसे नीचे स्तर पर देखेंगे, यानी कि एट विलेज लेवल पर, गाँव के स्तर पर, जो कि कुछ ही राज्यों में, हर राज्य में तो नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं न्याय पंचायत, जस्टिस काउंसिल बोलते हैं उसको। उसके बाद प्रत्येक जिले में एक आपको मुंसिफ न्यायालय भी मिलेगा और जिला एवं सत्र न्यायालय भी मिलेगा। यानी हमें ईच डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हमें मुंसिफ कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट देखने को मिलते हैं। जिले के ऊपर हम जाते हैं तो स्टेट में होता है हाई कोर्ट, यानी प्रत्येक स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं, लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम बात करेंगे तो हाई कोर्ट है कितने, 25, 25। और हाई कोर्ट के ऊपर एक है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो कि सर्वोच्च होता है। ठीक, ये है इंटीग्रेटेड सिस्टम, और इसी को आप देखेंगे कॉनिकल शेप में दिखाए। तो हमारे न्यायपालिका की जो संरचना है वो कैसी है, कॉनिकल है। ये उसके सीक्वेंस है। तो सबसे नीचे लेवल पर अगर हम विलेज लेवल पर देखेंगे तो जस्टिस काउंसिल, न्याय पंचायत होगी। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखेंगे तो मुंसिफ कोर्ट या हमें डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट देखने को मिलेंगे। और अगर हम स्टेट वाइज देखेंगे तो हाई कोर्ट मिलेगा, और इन सब के ऊपर होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं 1947 की, 1947, तो 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इम्प्लीमेंट हुआ। इसके साथ ही भारत में का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया। तो मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 को जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो तुरंत ही हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी अस्तित्व में आया। और इसकी पहली बैठक हुई थी 28 ऑफ जनवरी 1950, यानी 28 जनवरी 1950 को पहली बैठक हुई। ये पूछा जाता है कि फर्स्ट जो इसकी सिटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वो कब हेल्ड हुई, तो हम बताएंगे 28 ऑफ जन 1950। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब आया अस्तित्व में, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डिक्लेयर जो भी कानून होते हैं, यानी उसके द्वारा घोषित जितने भी कानून हैं, वो भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बाध्यकारी होना। तो क्या लिखा है, द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। यानी भारत के अंदर जितने भी न्यायालय हैं, वो सभी के लिए बाध्यकारी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की भी शक्ति प्राप्त है, जो कि संवैधानिक प्रावधानों एवं पद्धतियों के विपरीत अगर कोई विधायी या शासनात्मक कार्रवाई को रद्द करने की शक्ति और संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का वितरण या संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरुद्ध प्रावधानों की समीक्षा करता है। अगर आपको इसको शॉर्ट में समझना है तो समझिए, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जुडिशियल रिव्यू का पावर है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जिसके तहत भाई क्या कर सकता है, संविधान के प्रावधानों और उनकी पद्धति के विपरीत अगर कोई कानून बनाया गया है, उनके अगेंस्ट में कोई भी लॉ बनाया गया है, तो उसको रद्द करने का शक्ति हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। हम कह सकते हैं कि इफ एनी स्टेट लॉ वायलेट फंडामेंटल राइट्स, यदि राज्य का कोई भी कानून हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसको रद्द करने की भी शक्ति हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्योंकि उसके पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है वो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, तो देखिएगा, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कहाँ हुआ था, संसद भवन परिषद में, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में। और 1958 1958 तक यहीं पर वो कार्यरत रहा। 1958 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने अपना जो पता है वो बदला, एड्रेस चेंज किया, और वर्तमान में जो है वो तिलक मार्ग नई दिल्ली स्थित परिसर में है। और 4 अगस्त 1958 को पहली बैठक यहीं पर हुई थी। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी उस समय हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखेंगे, 1958 तक तो कहाँ काम किया, संसद भवन परिषद, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में, यानी द सुप्रीम कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड इन द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन दी पार्लियामेंट हाउस काउंसिल। और ये टिल 1958 तक यहाँ पर वर्क किया, और आफ्टर 1958 यानी कि 4 अगस्त 1958 को ये कहाँ हो गया, प्रेजेंट परमिसाइज एट द तिलक मार्ग, न्यू दिल्ली। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा उच्चतम न्यायालय का जो परिसर है, उसकी डिजाइन यानी उसके जो
डिजाइनर हैं वो कौन है? वो हैं गणेश भिकाजी देवलालीकार, जिन्होंने इंडो ब्रिटिश स्थापत्य शैली में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका डिजाइन तैयार किया था। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स वाज डिजाइन्ड बाय चीफ, जो आर्किटेक्ट थे हमारे गणेश भिकाजी देवलालीकर। इन्होंने इंडो ब्रिटिश आर्किटेक्चर स्टाइल में क्या किया है, इसको बनाया हुआ है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 124। तो आर्टिकल 124 ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही सारी चीजें बता दी गई कि हाउ टू रिमूव द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाउ टू अपॉइंटमेंट, ओथ कौन दिलाता है, सारी बातें 124 में है। तो देखिए, आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 1 कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के बारे में बात करता है, तो हम बताएंगे आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 1। ये कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी वन चीफ जस्टिस तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते, जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती। जैसे जैसे कोर्ट काम बढ़ता गया, वैसे वैसे संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया। एक्चुअल में ये आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है? आर्टिकल 124 का सब क्लॉज जो 1 है वो ये कह रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा। पहली बात तो ये कह रहा है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। और ये सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो बन के किससे मिलके बनेगा? वन चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 7 अदर जजेस की संख्या बढ़ाने का काम भी कौन करेगा? पार्लियामेंट। ठीक। तो ये 7 से बढ़ा के जो एट प्रेजेंट अगर हम देखेंगे तो 33+1 का जो सिनेरियो है, वो जो संख्या बढ़ाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है? पार्लियामेंट। तो ध्यान रखना, हमारे जो अदर जजेस हैं उनकी संख्या बढ़ाने का काम, निर्धारित करने का काम हमारी पार्लियामेंट करती है। ये पॉइंट हमको यहाँ से याद रखना था इसको। ठीक है, तो आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 1 ने बता दिया कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक, जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा और 7 या अदर जजेस जो होंगे वो एज अ जो हमारा पार्लियामेंट डिफाइन करेगा उतने नंबर हो सकते हैं अदर जजेस के। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि आप देखेंगे संख्या के बारे में है। तो हमने बताया था कि इनिशियल फेज अगर हम मूल रूप से देखेंगे एट इन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे मूल संविधान में न्यायाधीशों की जो अदर जजेस हैं उनकी संख्या थी 7। तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ जजेस उस समय होंगे 8। तो ये सिनेरियो ऐसा चलता था 1+7। अब देखिए 1956 में 11 हुए, 1960 में हुए 14, 1978 में हुए 18, 1986 में हुए 26, 2009 में 31 और 2019 में 34 है, यानी कि 33+1। आपको ऐसे याद रखना है, जैसे 31 लिखा है तो 30+1 होगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे 26+1 लिखा है तो 25+1 होगा। और यहाँ पे 18 है तो हम कहेंगे 17+1 होगा। और 14 है तो 13+1 होगा। 11 है तो 10+1 होगा। और ऐसे ये 8 थे तो 7+1 था। इस प्रकार से न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाती गई है। अब फ्रेंड्स आगे देखेंगे आप, संख्या बढ़ाने का काम करता कौन है? तो द सुप्रीम कोर्ट नंबर जजेस एक्ट 1956 आया, उसके द्वारा सबसे पहले संख्या बढ़ाई गई थी और ऐसे ये साल दर साल चेंज होता जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजेसों की संख्या बढ़ाने का जो काम है वो जो एक्ट करता है वो है द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट। ठीक। अब ध्यान रखिएगा, एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में हमारे पास टोटल 34 जजेस हैं, जिनमें से वन चीफ जस्टिस हैं और 33 अदर जजेस हैं। ध्यान रखेंगे, प्रारंभ में सभी न्यायाधीश एक साथ बैठते थे। जैसे जैसे न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई तो 2 और 3 की छोटी बेंच में ये बैठने लगे। ठीक। एट प्रेजेंट देयर आर 34 जजेस, वन चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। इनिशियली ऑल द जजेस यूज्ड टू, अब ध्यान रखना, सिट टुगेदर, ये पहले साथ में बैठते थे। एज द नंबर ऑफ जजेस इंक्रीजेस, जैसे जैसे जजों की संख्या बढ़ी, दे स्टार्टेड सिटिंग इन सिमिलर बेंचेस ऑफ 2 और 3। अब इसको समझते हैं क्या दोस्तों। यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया जा रहा है आपको कि व्हेन अ जजेस हियर अ केस अलोन, यदि कोई न्यायाधीश है वो अकेले ही सुनवाई कर रहा है तो इट इज कॉल्ड सिंगल बेंच। यूजुअली स्मॉल केसेस आर हेard बाय दिस बेंच। मतलब जब न्यायाधीश अकेले किसी केस की सुनवाई कर रहा है, मतलब एक जज बैठा हुआ है, तो इसको हम एकल बेंच कहेंगे, इसको हम सिंगल बेंच कहेंगे। ठीक है। और आमतौर पर जो इस बेंच द्वारा छोटे छोटे मामलों की सुनवाई की जाती है, तो एकल बेंच में एक ही जज होगा हमारा, हमें याद रखना है। दूसरा, आफ्टर दैट, इसके बाद थ्री, आफ्टर दैट देयर इज डिवीजन बेंच in which it is necessary to have at least 2 judges. If the Supreme Court has to hear
the death sentence pronounced by the High Court, so then it is necessary to have at least 3 judges in the division bench. अब ये समझना क्या कहना है? तो मैंने कहा कि जब एक जज है तो उसको हम एकल बेंच कहेंगे, सिंगल बेंच कहेंगे। उसके बाद अगर सिंगल बेंच के बाद जो होती है वो डिवीजन बेंच होता है। कौन सा होता है? डिवीजन बेंच, जिसमें कम से कम 2 जजेस होना कंपलसरी है। और अगर किसी हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए मृत्यु दंड पर सुप्रीम कोर्ट को अगर सुनवाई करनी तो डिवीजन बैंक में कम से कम 3। देखो नॉर्मली तो डिवीजन बैंक में 2 जज होंगे, लेकिन अगर हाईकोर्ट ने किसी को मृत्यु दंड दिया है तो ऐसे संदर्भ में जब डिवीजन बेंच बनेगा तो उसमें 3 जजेस होना कंपलसरी है। ये सेकंड पॉइंट बताता है। नेक्स्ट हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है, संवैधानिक पीठ किसको कहते हैं। तो एक तो हमने देखा एकल बेंच क्या होता है, फिर हमने देखा कि जो डिवीजन बेंच है वो क्या होती है, और अब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में। तो लिखा व्हेन देयर इज अ नीड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी मैटर, the constitutional bench is constituted by the Chief Justice of the Supreme Court under Article 145 का सब clause 3. It is necessary to have at least 5 judges in this bench. Whatever decision is given by this bench can be changed only by a bigger bench. Take for example the केशवानंद भारती केस। अब देखिए, जो संवैधानिक बेंच है वो क्या है? जब किसी मामले में किसी कानून या संविधान की व्याख्या की जरूरत पड़ जाए, किसी भी मुद्दा, कोई भी कानून ऐसा आता है कि उसमें संविधान की व्याख्या की जरूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा आर्टिकल 144 5 का 3 इसका प्रयोग किया जाएगा और इसके तहत क्या बनाई जाएगी? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक बेंच बनाई जाएगी। और इस बेंच में कम से कम कितने जजेस होने चाहिए? 5 जजेस। ध्यान रखना, 5 जजेस से नीचे होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं कहलाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने के लिए मिनिमम जजों की जो रिक्वायरमेंट है वो है 5। और अगर इस बेंच द्वारा कोई भी फैसला दिया जाता है तो दोस्तों इससे इसको चेंज करने का काम इससे बड़े जजों की बेंच ही कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए हम केशवानंद भारती मामला देखेंगे। आज तक का सबसे बड़ा जो बेंच बना है वो केशवानंद भारती मामले में ही बना है, ना इससे पहले कोई बना था ना इसके बाद अभी तक कोई बना है। तो देखेंगे, जो लिखा है द लार्जेस्ट एवर 13 मेंबर बेंच, मतलब आप सोचो इसमें 13 जजेस बैठे थे, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन दी केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। तो 1973 में जो केशवानंद भारती मामले में आता है उसमें अभी तक की सबसे बड़ी बेंच बनी है जिसमें 13 जजेस थे। क्लियर है? तो पहले मैंने देखा, आपको बताया कि एक होती है सिंगल बेंच, एकल बेंच, उसके बाद होती है डिवीजन बेंच जिसमें 2 या 3 जजेस हो सकते हैं, उसके बाद होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें मिनिमम जजेस होते हैं 5। और अभी तक की जो सबसे बड़ी बेंच बनी है वो है केशवानंद भारती मामले में गठित बेंच। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखिएगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले, नेक्स्ट जो हमारा है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो ये आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 2 है, यानी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नियुक्ति की प्रोसेस क्या है और नियुक्ति करेगा कौन। तो देखिए, द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। की पॉइंट को मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन करके रखा है तो आप परेशान मत होइएगा। देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन अन्य न्यायाधीशों की सलाह के बाद ही, ऑन द एडवाइस ऑफ अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन या कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस, और दिस रिकमेंडेशन और कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ये क्या कह रहा है कि अगर हम चीफ जस्टिस की नियुक्ति कर रहे हैं ऑफ इंडिया की, तो वो करेगा कौन? राष्ट्रपति ही, लेकिन न्यायाधीशों की सलाह पर। और अगर अदर जजेस, जैसे मान ली मैंने बोला था 1+33, जो आज का सिनेरियो हमारा, तो 1 है सी चीफ जस्टिस, तो इनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति ही, लेकिन जो अदर जजेस हैं उनकी सलाह के बाद। और अगर अदर जजेस की नियुक्ति करना है, 33 जजेस हैं, तो इनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति ही, लेकिन किसके एडवाइस के आधार पर? आप बताओगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे सीजेआई हैं। और जो सीजेआई सिफारिश देंगे वो राष्ट्रपति के लिए बाउंडेड होगी, यानी कि बाध्यकारी होगी। यानी चीफ जस्टिस जिसका नाम रिकमेंड करेंगे, इनकी जो बेंच रिकमेंड करेगी, उन्हीं को एज अदर जजेस अपॉइंट करना होगा हमारे राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं। द चीफ जस्टिस कंसल्टेशन, जो हमारा मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कंसल्ट करेंगे फॉर फोर सीनियर जजेस बिफोर मेकिंग रिकमेंडेशन। यानी जब हम वो राष्ट्रपति को सिफारिश दे रहे होंगे ना, तो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से क्या लेंगे? सलाह लेंगे।
यदि दो न्यायाधीश असहमत हो जाते हैं तो मुख्य न्यायाधीश सिफारिश नहीं कर सकता, ये भी इसमें जोड़ा गया है। इसी को हम बोलते हैं कोलिजियम सिस्टम। अब मैंने क्या कहा वो आपको समझाता हूँ। मैंने आपको बताया कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है, लेकिन अदर जजेस की रिकमेंडेशन पर। और जो अदर जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है, बट ऑन दी एडवाइस ऑफ या रिकमेंडेशन ऑफ सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब अपनी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दे रहे हो तो वो रिकमेंडेशन देने से पहले वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह लेंगे अपने, वो भी कितने, चार। तो ये पांच लोगों का पैनल बनता है जिसमें एक सीजीआई होंगे और चार अदर जजेस होंगे। ये पांच लोग मिलके ही डिसाइड करते हैं कि अदर जजेस में किस किस का हमें नाम देना है प्रेसिडेंट को। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। और इसी व्यवस्था को हम बोलते हैं कोलिजियम सिस्टम, कोलिजियम व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखिएगा दोस्तों, अब इस पर एक कंट्रोवर्सी हुआ है बहुत ज्यादा, कि जो परामर्श बोला है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना होगा, तो परामर्श शब्द पर विवाद हुआ। क्या विवाद हुआ वो समझते हैं। देखिए, ये विवाद हुआ कि इट वाज नॉट क्लियर, यह स्पष्ट नहीं था कि जो परामर्श है, जो दिया हुआ है, वो परामर्श के बारे में क्या सही कथन है। मतलब प्रेसिडेंट विल हैव टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ सीजीआई, यानी सीजीआई का परामर्श राष्ट्रपति को मानना होगा, ये स्पष्ट नहीं था। और ना ही ये स्पष्ट था कि इट डिपेंड ऑन हिज डिस्क्रिएशन वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट, मतलब राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है राष्ट्रपति माने या ना माने। मीन्स जब राष्ट्रपति ने सलाह मांगी या एडवाइस सुप्रीम कोर्ट के जज ने, सीजीआई ने दी, तो क्या वो परामर्श राष्ट्रपति को मानना होगा, ये भी क्लियर नहीं था परामर्श में। और ना ही ये क्लियर था कि वो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है कि वो माने या ना माने। तो ध्यान रखना, फिर परामर्श शब्द की, द वर्ड कंसल्टेशन जो है उसकी व्याख्या की गई, किसके द्वारा, व्याख्या करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट का ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या की, और सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करने के दौरान क्या कहा, उसने कहा कि विभिन्न व्याख्याओं में वेरियस इंटरप्रिटेशन इन्होंने दी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें तीन मामले, चार मामले आते हैं। पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट जजेस केस, यानी कि प्रथम न्यायाधीश मामला, जो कि 1982 में आया। इसमें न्यायालय ने कहा कि जो परामर्श है उसका मतलब सहमति नहीं है, बल्कि विचारों का आदान प्रदान है। ठीक है। तो पहले जज, फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये बोल दिया था कि इसका मतलब सहमति नहीं है, केवल हम थॉट को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, व्यू है जो हमारे में उनको एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन जब सेकंड जजेस केस आया 1993 में, 1993 में, इसमें न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को चेंज कर दिया और कहा कि परामर्श का मतलब है सहमति। इसका मतलब ये था कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई जो सलाह है वो राष्ट्रपति को माननी ही होगी। क्योंकि पहले में उन्होंने बोला कि मात्र विचारों का आदान प्रदान है, लेकिन दूसरे जजेस केस में कह दिया कि नहीं, विचारों का आदान प्रदान नहीं है, इसका मतलब है सहमति। लेकिन यहाँ पर एक व्यवस्था ये जोड़ दी गई कि मुख्य न्यायाधीश यह सलाह अपने दो वरिष्ठ सहयोगियों से विचार विमर्श के बाद ही देगा। ठीक। ये हम वो देख रहे हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ कॉलेजियम का। फिर थर्ड जजेस केस आया, तीसरा न्यायाधीश मामला, इस 1998 में। इसमें क्या हुआ, इसमें एक नया प्रावधान जोड़ दिया कि अब प्रावधान ये बनाया गया कि जो चीफ जस्टिस हैं वो चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह, पहले दो से ले रहे थे, अब चार से लेंगे। और इनमें से अगर दो का मत भी पक्ष में नहीं है तो वह नियुक्ति के लिए सिफारिश। इसी को मैंने अभी आपको कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बताया था। तो ये ओरिजिन हो रहा है कॉलेजियम सिस्टम का। आगे देखते हैं, देखिएगा। अब दिस इज द ग्रुप ऑफ फाइव जजेस, इज इट इज कॉल्ड कॉलेजियम। मैंने भी आपको बताया था कि फिर ये पांच जजेस हो गए, इनका जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, कॉलेजियम कहलाएगा। तो ये कॉलेजियम व्यवस्था कहाँ से उत्पन्न हुई, आप ये समझ पा रहे होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, इन ऑर्डर टू चेंज द कॉलेजियम सिस्टम, द जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2014। तो मोदी गवर्नमेंट जब 2014 में आया तो उन्होंने इसको चेंज करने का प्रयास किया, और उन्होंने सोचा कि एक हम नई बॉडी, नई संस्था बनाते हैं, इसका नाम है एनजेएसी, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाज फॉर्म्ड टू रिप्लेस द कोलेजियम सिस्टम। यानी जो कोलेजियम व्यवस्था थी उसको हटाने के लिए जो हमारा जो सरकार है वो एनजेएसी लेके आई थी। अब देखिए, कभी भी सुप्रीम कोर्ट ये स्वीकार करेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे आप पढ़ेंगे आर्टिकल 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण हो, यानी कि एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है वो एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे। लेकिन जब एनजेएसी लाया गया तो जजों ने बाद में इसको जब रिजेक्ट किया तो यही कह के कहा कि भाई ये तो कार्यपालिका और न्यायपालिका एक साथ आ रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। हमारे संविधान में भी क्या लिखा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक साथ नहीं, सेपरेट है, उनके अलग अलग पावर हैं। और दूसरी बात ये कि जब सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी तो आप देखेंगे इंडिया में 50% से ज्यादा मुकदमे तो गवर्नमेंट के फेवर और अनफेवर में ही होते हैं। और फिर गवर्नमेंट ही अगर जजेस का जो अपॉइंटमेंट करेगी तो उसमें थोड़ी एक पारदर्शिता है जी, ट्रांसपेरेंसी वो कम हो जाएगी। तो इसी को कह के बाद में एनजेसी को रद्द कर दिया। फिलहाल अपन समझते हैं कि एनजेसी है क्या।
तो ये बताया गया कि 2014 में न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया और जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने जो कोलिजियम सिस्टम था उसको हटाना था और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था। बाद में आप देखेंगे इन द ईयर 2015 जब ये लाया गया तो वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो चतुर्थ न्यायाधीश मामला था, 4 जजेस केस था, उसमें न्यायिक नियुक्ति आयोग को अधिनियम को असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और इस तरह पुराना कोलिजियम सिस्टम लागू, यानी आज भी कोलिजियम सिस्टम से ही क्या होते हैं, जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। यानी एनजेएसी को जो है रिजेक्ट कर दिया था किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, असंवैधानिक करार दे दिया था। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा यहाँ पे समझना होगा आपको एक एक चीजें। देखिए, एनजेएसी के बारे में हम दो चार बातें बताता हूँ। पहले तो आप सब जानते हो 99 CA 2014 के द्वारा ये लाया गया। दूसरा पॉइंट, इसकी संरचना में टोटल 6 मेंबर होते थे, यानी जो एनजेएसी थे उसमें कुल कितने सदस्य थे, 6। अब ये 6 इनमें से पहला एक होता था इसका एक्स ऑफिसो चेयरमैन, जो कौन है हमारा, सीजेआई। दूसरे होते थे एक्स ऑफिसो मेंबर पदेन सदस्य, जिनमें दो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के और एक होंगे केंद्रीय कानून मंत्री। तो टोटल देखते चलना आप फ्रेंड्स, देखिएगा, तो एक हो गए सीजेआई, दो ही हो गए तो तीन, और एक केंद्रीय मंत्री, तो हो गए 4 मेंबर। अगले इसमें होते हैं नागरिक समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति, टू एमिनेंट मेंबर फ्रॉम सिविल सोसाइटी। अब ये टू कौन कौन है, तो एक मेंबर होगा SC ST OBC माइनॉरिटीज या वुमेन में से कोई, और एक मेंबर जो होगा वो नॉमिनेटेड बाय कमेटी, समिति द्वारा नामित होगा। तो देखना 1 2 3 4 5, अब जो छठवा है वो एक नॉमिनेटेड कमेटी द्वारा क्या होगा, चयनित होगा। अब ये नॉमिनेटेड कमेटी में कौन कौन होंगे दोस्तों, तो इसमें तीन लोग होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, और तीसरे लोकसभा में विपक्ष का नेता, जो भी अपोजिशन पार्टी का जो लीडर होगा वो। इन सबको मिला के बनाता है एनजीसी। अब चूंकि इसमें किसका हस्तक्षेप हो रहा है, कार्यपालिका का, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर पीएम आ गया, लोकसभा में विपक्ष का नेता आ गया, फिर अब नागरिक समाज से दो प्रतिष्ठित व्यक्ति आ रहे हैं, कौन, इतनी उनको नॉलेज है कि नहीं, तो इन सारे बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये लिखा उसमें कि जो न्यायमूर्ति जगदीश सिंह सोयर थे, उनकी अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने 4-1 के बहुमत से ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सरकार द्वारा लाए गए एनजेएसी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार दे दिया और 99वां संविधान संशोधन भी क्या हो गया था, इससे रद्द हो गया था, यही बताया। तो 50 से 73 तक व्यवहार में आया था कि उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीशों को बतौर चीफ जस्टिस नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल के दौरान इसका उल्लंघन किया गया था। जो एएन रे थे उनको 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से ऊपर भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। तो ऐसे दो चार बार केस हुए हैं जिस वजह से कॉलेजियम प्रणाली को अपनाया गया फिर बाद में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमीदुल्लाह बेग का भी केस है, इसको भी आप थोड़ा एक बार रीचेक कर लेना। 1977 में इनको भी दो वरिष्ठतम व्यक्ति के ऊपर मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। तो ये विवाद थे कुछ इससे रिलेटेड, तो 4 जजेस हमने केस देखे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 124 का सब क्लॉज 2। तो ये अभी हमने 124 का सब क्लॉज 1 पढ़ा। 124 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु, यानी इसमें बताया गया है टेन्योर, द ऑफिस या टर्म किसका, जजेस का। तो बताइए सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायरमेंट एज है वो है 65 ईयर, ठीक है। बट जो इनकी मिनिमम एज है इट इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में इनकी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। और इसी आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 2A क्या कहता है, ये रिजाइनेशन के बारे में बात करता है, त्याग पत्र, कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो अपना रिजाइन किसको देंगे, तो ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है, यानी अपना रिजाइनमेंट जो रिजाइन लेटर है वो किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 3, इसमें बताई गई हैं क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं। पहली योग्यता क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट है कि 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, हैज बीन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, मतलब जो भी लगातार दो या दो से अधिक न्यायालयों में 5 वर्ष तक क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। दूसरी शर्त है कि 10 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, ठीक है, मतलब वकील रहा हो वो, ठीक है। ही हैज फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। और थर्ड है कि वो राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधिवेत्ता हो, इज एन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, या एमिनेंट पर्सन भी हम बोल सकते हैं, बट इन दी ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की नजर में। तो यहाँ पे लिखा है, ई शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया,
and she should have been a judge of a high court or high court in succession for 5 years, and she should have been an advocate of a high court or high courts in succession for 10 years, and she should be a distinguished jurist in the opinion of the president। तो ये 124 का सब क्लॉज 3 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं 124 का सब क्लॉज 4। ये रिमूवल प्रोसेस बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया कैसे जाएगा। देखिए दोस्तों, हटाने का जो ग्राउंड है, आधार है, वो मिसकंडक्ट बिहेवियर या इनकैपेसिटी, मतलब उनका कदाचार या असमर्थता। दूसरा आधार जब हटाने का ही है तो प्रपोजल कहाँ लाया जाएगा, तो इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी सदन में लोकसभा भी ला सकती है हटाने का प्रस्ताव और राज्यसभा भी ला सकती है। अब जब लोकसभा राज्यसभा इस प्रस्ताव को लेके आएंगी तो समझना क्या है। मान लीजिए लोकसभा लेके आई तो बाय द सिग्नेचर ऑफ 100 मेंबर, उनके 100 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा ही लाया जाएगा। और राज्यसभा लेके आ रही तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी वो पेश किया जाएगा। अब आगे क्या होता है वो समझेंगे दोस्तों। अब इज अज्यूम टू स्पीकर चेयरमैन, अध्यक्ष व सभापति को उसको सौंपा जाएगा। मान लीजिए लोकसभा में आया तो अध्यक्ष को सौंपा जाएगा, राज्यसभा में आया तो सभापति को सौंपा जाएगा वो। इसके बाद क्या होगा, दे कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अध्यक्ष और सभापति को जब जजेस को हटाने का प्रस्ताव सौंपा गया तो वो उसको स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी। देखिए अस्वीकार कर दिया तो प्रपोजल यहीं पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर स्वीकार कर लिया, इफ एक्सेप्ट, तो ध्यान रखना देन 3 मेंबर कमेटी इज फॉर्म्ड, तो फिर 3 सदस्यीय समिति जो है गठित की जाएगी। अब ये जो 3 सदस्यीय समिति है जो क्या करेगी, इसका काम है आरोपों की जांच करना, विच एग्जामाइन द एलिगेशंस। अब इन दिस कमेटी, इस समिति में जो 3 सदस्य हैं वो कौन कौन है समझ लो। एक तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ लाया गया तो उस समय अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ही आ जाएगा। दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये डिपेंड करेगा कि किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बुलाया गया। एंड ज्यूरिस्ट, विधि विशेषज्ञ कोई होगा। ये 3 लोग शामिल होते हैं जब किसी जज पर रिमूवल चार्ज लगाए जाते हैं उस समय। आगे बात करते हैं। इफ द कमेटी फाइंड द एलिगेशंस टू बी ट्रू, अगर जो समिति है वो लगाए गए आरोपों में सत्यता पाती है तो अ मोशन फॉर रिमूवल विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द एंटायर हाउस। जब समिति सही पाली थी तो फिर पूरे सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा और द मोशन विल बी पास्ड सेपरेटली बाय द बोथ हाउस विद अ स्पेशल मेजोरिटी। विशेष बहुमत से दोनों सदनों के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, अलग अलग पारित किया जाएगा। और देयर आफ्टर इट विल बी सेंड टू द प्रेसिडेंट, उसके बाद ये राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। एंड आफ्टर द प्रेसिडेंट सिग्नेचर, जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, द जज विल हैव टू रिमूव फ्रॉम ऑफिस। उसी दिन से जो जज हैं उनको अपना पद छोड़ना होगा। ये 124 के 4 में हमने देखा रिमूवल प्रोसेस। अब हम देखते हैं 124 का सब क्लॉज 5 क्या कहता है। यहाँ पर नोट वाली कुछ बातें हैं दोस्तों, पहले उनको समझ लेते हैं। जैसे विशेष बहुमत जो मैंने यहाँ पर बोला था, स्पेशल मेजोरिटी, वो क्या है, कुल सदस्य संख्या के से आधे से अधिक और उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3। तो टोटल मेंबर है, मान लीजिए टोटल मेंबर 500 है, ये काल्पनिक उदाहरण ले रहे हैं, तो उपस्थिति कितनी चाहिए, 250 से अधिक, यानी कि लगभग 251। और जो उपस्थित हैं यानी कि 251, इनका भी जो प्रेजेंट और वोटर होंगे उनका 2/3 जो होगा वही स्पेशल मेजोरिटी कहलाएगा यहाँ पे। ठीक, तो कभी हम बहुमत देखेंगे उसमें इसको एक बार और अच्छे से डिस्कस करेंगे। 124 का सब क्लॉज 5 कहता है कि संसद द्वारा बनाए गए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 और न्यायाधीश जांच नियम 1969 के द्वारा केवल कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जाता है। तो ये 124 का सब क्लॉज 5 है। आगे देखते हैं। जो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 है, इस अधिनियम द्वारा किसी न्यायाधीश के दुर्व्यापार या अक्षमता की जांच एक समिति द्वारा करने की व्यवस्था की है, जिसे लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा गठित किया जाएगा। जो भी हमने देखी थी 3 मेंबर कमेटी, 3 मेंबर कमेटी थी जो वो। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 6, जिसमें है शपथ या प्रतिज्ञा। राष्ट्रपति जो अपने सीजेआई हैं या अदर जजेस हैं वो शपथ कैसे लेते हैं। तो दोस्तों, एक तो इनकी शपथ है शेड्यूल 3 में, अनुसूची 3 में इनका जो है वर्णन किया गया है, लेकिन आर्टिकल कौन सा है, 124 का सब क्लॉज। ठीक, और इनको शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करेंगे या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी करेगा। ठीक, और ये फिर शपथ की लैंग्वेज है वो अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लेना है इसमें। ठीक है, कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा, अपनी योग्यता और ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का बिना किसी भय या पक्षपात के, अनुराग या द्वेष के पालन करूंगा, और संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा। नोट क्या है यहाँ पर, ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत का जो सीएजी है, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, इन दोनों के लिए जो शपथ है वो अनुसूची 3 में दी गई है। उसका प्रारूप जो है वो अनुसूची 3 में दिया गया है, शेड्यूल 3 में। आगे बढ़ते हैं।
अब 124 का सब क्लॉज 7 कहता है कि कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपना पद धारण किया है, वह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य या वकालत नहीं करेगा। मतलब ये रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है कि कोई व्यक्ति जिसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसने पद धारण किया है, तो वो ये प्राइवेट काम नहीं कर सकता है अपना, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 125 ये कहता है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन। देखो दोस्तों, जो सैलरी अलाउंसेज हैं वो जो हैं वो उनका निर्धारण करती है संसद, पार्लियामेंट, ठीक है। और संसद इसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती, यानी अनफेवरेबल चेंज तो कर ही नहीं सकती, बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती है। जैसे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, उनका वेतन है 2.80 लाख पर मंथ, और जो अदर जजेस हैं उनका है 2.50 लाख पर मंथ। अब इसको बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती है, एक्सेप्ट इसका अपवाद क्या होगा, वित्तीय आपातकाल। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए तो फिर मजबूरी वाली बात है, अदरवाइज नहीं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर द वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए दोस्तों, जो आज का लेक्चर था ना, इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के इस लेक्चर का पार्ट 1 यहीं ख़त्म हमने किया है। अब पार्ट 2 में हम और भी डेप्थ में जाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप सच में यूपीएससी या एसएससी क्लियर करना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। साथ में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी प्रिपरेशन को एक नया बूस्ट दीजिए। ठीक है दोस्तों? तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।